नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी इस चैनल पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। हम यहाँ पर डेली 10 क्वेश्चंस करा रहे हैं, और वो भी हम यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसे ही सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है परिकल्पना है। तो परिकल्पना को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, शोध पत्र का एक भाग, आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, या फिर व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। तो देखिए दोस्तों, ये निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परिकल्पना का मतलब ही होता है कि हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमान करते हैं, यानी कि पहले से उसकी बारे जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं कि हमने जो हेतु नक्की किए हैं उस हेतु के आधारित ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो रिज़ल्ट फिक्स नहीं होता है, ये हम अनुमान सिर्फ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हेतु हमने निर्धारित किए है उसके अकॉर्डिंग जो हम हाइपोथेसिस की रचना करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी हाइपोथेसिस कभी कभी सत्य भी होती है तो कभी कभी असत्य भी हो जाती है। तो हाइपोथेसिस क्या है? पूर्वानुमान है, यानी कि पहले से किया हुआ एक अनुमान होता है, तो वो कभी भी निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष नहीं हो सकता। शोध पत्र का एक भाग, यानी कि रिसर्च पेपर का ये भाग नहीं होगा। आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति। तो आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए कभी भी परिकल्पना उसकी रणनीति नहीं होगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन है। क्या है? व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं व्यष्टि अध्ययन है। तो व्यष्टि अध्ययन किसे कहते हैं? हम केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी इकाई का या फिर किसी व्यक्ति के बारे में किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसके जो व्यक्ति होता है या फिर कोई इकाई होती है उसके बारे में क्या छोटी से छोटी जानकारियाँ भी इकट्ठी की जाती है। और वो भी क्या है कि उसके भूतकाल में क्या घटना घटी थी, और उसके वर्तमान में भी वो क्या किस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से उसका व्यवहार है, और उन दोनों को देखते हुए वो क्या करेगा, शोध करता होगा, वो आगाही भी करेगा, उसके भविष्य के बारे में भी बताएगा कि इस व्यक्ति का भविष्य में व्यवहार इस तरीके का होगा। तो ये व्यष्टि अध्ययन का एक लक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि व्यष्टि अध्ययन यानी कि केस स्टडी क्या है? तो अनुवंशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन। तो देखिए दोस्तों, ये अनुवंशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में जो अध्ययन किए जाते हैं वो अध्ययन क्या होता है? हमारा अनुवंशीय जातीय अध्ययन होता है। उसके बाद देखते हैं विषय, इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। उसके बाद देखते हैं विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट। तो ये तो कभी भी नहीं होगा रिपोर्ट। ओके, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर बनेगा विषय यानी कि सब्जेक्ट, या मैंने अभी आपको बताया इकाई, या फिर कोई किसी व्यक्ति पर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अध्ययन या तो फिर केस स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों
निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो कूट दिए गए और जो कथन दिए गए उन कथनों को हमें ढूंढना है। किसके बारे में ढूंढना है? तो गुणात्मक शोध की विशेषताओं को हमें यहाँ पर पहचानना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर गुणात्मक शोध की विशेषताओं को। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रयोजनमूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना, व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, व्यक्तियों के एक लघु समूह में शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना, अंकीय आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण करना, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रयोजनमूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर गुणात्मक शोध में नहीं होगा, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं अंकीय आंकड़ों का संग्रहण। तो सांख्यिकीय प्रयुक्तियों का जो विश्लेषण किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं किया जाता। तो हमारा यहाँ पर डी भी गलत होगा। अब हम देखते हैं, पहले हम ये वाला जो भी है वो सारे ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन डिलीट हो गए तो हमारे पास सिर्फ बचता है बी सी ई, यानी कि यहाँ पर हमारा बी सी और ई ये तीनों ऑप्शन कैसे सही है। तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों पोजीशन पेपर्स आर, यानी कि स्थिति पत्र किसे कहते हैं। तो स्थिति पत्र हम किसे कहेंगे जहाँ पर हाईलाइट ऑफ इश्यू एंड डिस्क्रिप्शन और ऑफ स्टेटस, यानी कि मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश डालना, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थिति पत्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों देखिए जब ऐसी बातें आती है तो विशिष्ट से जब आप सामान्य की ओर चलते हैं, यानी कि विशिष्ट से आप नियम की ओर बढ़ते हैं, सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आगमनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? आगमनात्मक। ओके, आगमनात्मक, ये आगमनात्मक तर्क होगा। और यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना होता है। तो जबकि आप नियम या सिद्धांत से विशिष्ट की ओर चलते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हो, तो वो क्या होगा? निगमनात्मक। क्या होगा? निगमनात्मक। तो ये आगमनात्मक तर्क और एक निगमनात्मक तर्क, मैंने इन दोनों के बारे में आपको अभी बता दिया। ओके, आपको याद रखना है विशिष्ट से सामान्य की ओर जब भी आता है तो हमें उसे याद रखना है आगमनात्मक तर्क होगा, और सामान्य से जब विशिष्ट की ओर जाते हो तो उसे क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी विधि है इसके बारे में हमें पूछा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या वर्ड्स दिया है? तो संयुक्त रूप में। तो ये दोनों संयुक्त रूप में जब बनते हैं तो उसे किस विधि से नाम से जाना जाता है? अगर ये अकेला होता तो ये आगमनात्मक होगा, और सिर्फ सामान्य से विशिष्ट होता तो ये निगमनात्मक होगा। पर हमें क्या पूछा गया है? हमें इन दोनों को मिलाकर जो विधि बनती है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये वैज्ञानिक विधि हो जाती है। ओके, साइंटिफिक मेथड हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों शोध में साहित्यिक चोरी है। तो शोध में साहित्यिक चोरी के बारे में पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को अद्भुत करना, पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। तो सबसे पहले तो साहित्यिक चोरी का मतलब क्या होता है? बेईमानी करना, नकल करना। ओके, किसी का जो रिसर्च होता है उसका क्या करना, उसके ही अंदर से हमें हूबहू वो बातें, वो शब्द हम क्या करते हैं? हमारे रिसर्च में ऐड कर देते हैं। वो भी जो जिसने शोध की है उसे पूछे बिना ही उसके शोध लेख में से प्रबंध
प्रबंध में से हम क्या करते हैं, उसके ही थीसिस में से हम क्या करते हैं, चोरी करके अपने अंदर लिख देते हैं और बताते हैं कि ये हमारा है। ओके, तो इसे ही हम बेईमानी से नकल करना है और उनका उपयोग करना कहेंगे। तो शोध में साहित्यिक चोरी हम किसे कहेंगे, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। तो यहाँ पर किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण किसे कहा जाता है, तो नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना, उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक भाषाई परीक्षण कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। यानी कि प्रतिभागी प्रेक्षण का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर आप शोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच में जाकर उनके साथ रहकर उनके साथ सहभागी होकर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करके आप क्या करेंगे, उसकी नोट करेंगे, यानी कि सारा डेटा एकत्र करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिभागी प्रेक्षणों के सहभागी होकर हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसे हम कहेंगे नृजातीय शोध। क्या कहेंगे, नृजातीय शोध। तो नृजातीय शोध के बारे में मैंने आगे भी वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि जिस इकाई पर जो समूह पर आपको, जिन जाति पर आपको मान लीजिए किसी जाति पर आपको या तो फिर किसी संस्कृति पर आपको रिसर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, उन लोगों के साथ रहकर उन लोगों के दोस्त बनकर, यानी कि उनके सहभागी बनकर आप क्या करेंगे, उनसे माहिती एकत्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उनसे पूछेंगे नहीं, लेकिन उनके जो व्यवहार है, उनके जो क्रियाकलाप है, उनको देखेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिभागी प्रेक्षण शोध। ओके, तो ये प्रतिभागी प्रेक्षण विधि कहाँ पर यूज़ होती है, तो नृजातीय शोध में यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान कीजिए। कागज पर लेखन, बोर्ड पर लेखन के सदृश्य है। तो यहाँ पर हमें तर्क की पहचान करना है। तो देखिए, जब ऐसा तर्क होता है जो पहले हम जो अनुभव कर चुके हैं और उसका हम वर्तमान में जो हमारे पास जो समस्या आती है उनके साथ उसे जोड़कर हम उस समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सादृश्य कहेंगे। ओके, तो सादृश्य में क्या होगा, सादृश्यात्मक में क्या होगा कि पहले की जो स्थिति है उसको नई स्थिति के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, कागज पर लेखन, यानी कि आप कागज पर जो लिखते हैं उसी तरीके से बोर्ड पर लिखा जाता है। इसका कहने का मतलब यही है। तो इन दोनों के बीच उन्होंने क्या किया, उन दोनों को मिलाया, तो ये क्या हुआ, सादृश्यात्मक तर्क हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मेरी इस चैनल पर आप नए हैं या फिर मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू।